गाइस, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहले आप उसको देख के आओ, वरना ये पार्ट समझ नहीं आएगा। नत्सुमी ने मेरी नींद खराब किए बिना चुपके से मेरी जेब से फोन निकाल लिया। भसड़ तब मची जब स्क्रीन पर शेन यूयू का नाम चमका और हैरानी से उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। खोपड़ी सटकी उसकी कि साला इस छपरी के पास उसका नंबर कैसे आ गया। दोनों के बीच आखिर ऐसा कौन सा कांड चल रहा है जो मुझे नहीं मालूम। फोन लगातार बज रहा था और स्क्रीन पर चमकते उस पनौती के नाम ने उसका पूरा दिमाग दही कर दिया। वो गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। बिना एक सेकंड सोचे उसने सीधा कॉल काट दिया, फिर उस नंबर को सीधा ब्लैकलिस्ट में डाला और कॉन्टैक्ट से ऐसे उड़ाया जैसे कभी कोई था ही नहीं। उसने ये सब एकदम मक्खन की तरह किया, बिना किसी गिल्ट के अपना फोन टेबल पर रख दिया, फिर मेरे सोते हुए चेहरे को घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कसकर मेरी नाक एकदम जोर से दबा दी। हर जगह तू लफड़ा करता फिरता है और बेवजह लड़कियों से चिपकता है। क्या मेरे लिए तेरे मन में अपनी बीवी जैसी कोई इज्जत बची भी है, या बस ऐसे ही? तेरा दूसरी लड़कियों से मुंह मारना तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुझे उसी चुड़ैल से बात करनी थी जिससे मेरी सबसे पुरानी और सबसे तगड़ी वाली दुश्मनी चल रही है। ये सोचकर ही उसकी भड़ास और बढ़ गई कि मैं उस लड़की को कितना खास मानता हूं, और इसी जलन ने उसके अंदर की पूरी आग भड़का दी। नाक बंद होने से मेरा दम घुटने लगा और सांस लेना बहुत भारी हो गया। मैं बुरी तरह तड़पा और सांस लेने के लिए तड़पते हुए अपना मुंह पूरा खोल दिया। उसकी नजरें मेरे होठों पर टिक गईं और वो मेरे खुले मुंह को ऐसे घूरने लगी जैसे कोई शेर अपने शिकार को एकदम पास से ताड़ रहा हो। चाहे जैसे भी देख लो, वो सीधा एक चुंबन का खुला न्योता लग रहा था। ऑक्सीजन की कमी से मेरे तोते उड़ गए और मैं करवट बदलते हुए एकदम से पूरी तरह जाग गया। उसने मेरी आंखें झपकते देखी और तुरंत समझ गई कि मैं उठने वाला हूं। वो झटके से पीछे हटी और ऐसे सीधे होकर बैठ गई जैसे उसे कुछ भी मालूम ही ना हो, एकदम शातिर। मैंने नींद से भरी आंखों से उसे देखा, पर वो मुझे इग्नोर मार रही थी। मैंने भी इधर उधर देखा और उठकर बैठ गया। फिर एक बड़ी सी उबासी लेते हुए अपने शरीर को आराम से ताना। मैंने अपना मुंह पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां कुछ कीला लगा। भैंस की आंख? क्या मैं सोते सोते अपने मुंह से सच में लार टपका रहा था? मैंने तुरंत अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे पोंछकर सारा सबूत एकदम मिटा दिया ताकि वो मेरा फालतू तमाशा न बना सके। फिर आंखें साफ करके मैंने उसकी तरफ एक बहुत ही अजीब और शक्की नजर से देखा। मैंने उससे पूछा, तुम इस तरह जमीन पर क्यों बैठी हुई हो, और आखिर तुम वहां बैठकर मेरे साथ ये कौन सा अजीब खेल खेल रही हो? उसकी तेज खोपड़ी कुछ पल के लिए एकदम सन्न रह गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, मैं ध्यान लगा रही हूं। मैंने उसे एक बहुत ही अजीब नजर से देखा। ध्यान लगाना और ये बंदी भाई दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। वो अचानक उठी, अपना पुराना कातिल एटीट्यूड वापस लिया और गुर्राते हुए बोली, मैं क्या कर रही हूं, इससे तेरा कोई भी मतलब नहीं है। क्या तू अभी तक थका नहीं है? जा अपने कमरे में सो जा। इतना बोलकर वो अपने लंबे पैरों से चलती हुई स्टडी रूम में गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बस अपना सिर खुजलाता रह गया। आखिर इस लड़की का सीन क्या है? मुझे प्यास लग रही थी तो पानी के लिए मैं सोफे से उठा, तभी अचानक से कमरे का दरवाजा दोबारा खुल गया। वो बिना कोई भाव दिखाए बाहर आई और उसकी नजरें सीधा टेबल पर रखे मेरे फोन पर गड़ी हुई थीं। वो तेजी से पास आई। बस एक सेकंड के लिए अपना फोन देना। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मेरा फोन छीना और वापस उस कमरे की तरफ निकल गई। तेरे पास अपना खुद का डब्बा है तो मेरा क्यों मांग रही है? मैं एकदम उलझन में था, लेकिन अपनी प्यास बुझाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने उसके पीछे जाकर अपना माथा नहीं फोड़ा। वैसे भी मेरे फोन में ऐसा कोई राज नहीं छुपा था। अंदर जाकर उसने बहुत ही जल्दबाजी में उस चुड़ैल की कॉल हिस्ट्री को मेरे फोन से हमेशा के लिए उड़ा दिया। वो ये काम पहले भूल गई थी। किस्मत से मैं अभी सोकर उठा था और दिमाग सुस्त था, इसलिए मुझे उसकी किसी भी हरकत पर शक नहीं हुआ। सब कुछ साफ करने के बाद वो फोन लेकर बाहर आई। मैं गटागट पानी पी रहा था। मैंने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और घर में सिर्फ बिस्कुट ही पड़े हुए हैं। उसने कहा, मुझे भी एक घूंट देना, और झपट्टा मारकर मेरे हाथ से वो पानी छीन लिया। मैंने भी उसे एकदम सड़े हुए मुंह से घूरा। प्यास लगी है तो अपना खुद का पानी ले ले। मैं हार मानकर वापस फ्रिज के पास गया और एक दूसरी बोतल निकाली। उसने अपना सिर पीछे किया और पानी पीने लग गई। उसने बची हुई आधी बोतल एक ही सांस में खाली कर दी और कचरे के डिब्बे में फेंक दी। तब जाकर मेरी ट्यूबलाइट जली और मेरा सिस्टम एकदम हिला। उसने उसी बोतल से पानी पी लिया जिसे मैंने जूठा किया था। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने एक तरह से आपस में किस कर लिया? फिर मुझे याद आया कि उसके पहले कई आशिक रहे हैं, तो जरूर उसके इन लाल रसीले होंठों ने न जाने कितने ही लौंडों को चूमा होगा। मेरा मूड एकदम खराब हो गया और मैंने मन ही मन गाली दी। बहुत बड़ी खिलाड़ी है। वो मेरी इस जली कटी नजर को देखकर कंफ्यूज हो गई और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, क्या हुआ? भूख लगी है तो थोड़ी देर शांति से बैठ। मैं हवा से खाना पैदा नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने को ऑर्डर कर देती। क्या तू 2 कौड़े की मैगी भी नहीं बना सकती? मेरे अंदर भड़ास भरी थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उसकी वाट लगाने की कोशिश की, जिस पर वो एक जोकर की तरह जोर से हंसने लगी। मैंने आज तक पानी भी गर्म नहीं किया है। अगर तू मेरे हाथ का बना जहर खाना चाहता है तो फिर तुझे मरने से डर नहीं लगना चाहिए। मैंने उसे घूरा और अपना डब्बा वापस छीन लिया। मुझे अपनी जिंदगी इस तरह झंड नहीं करनी है, तू बस बाहर से खाना मंगा ले। ये बोलकर मैं सीधा बाथरूम की तरफ अपनी पतली गली से निकल गया। मैंने पानी की एक नई बोतल वहां से बाहर निकाल ली। नत्सुमी ने अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया और एक ही झटके में पूरी की पूरी आधी बोतल गटागट खाली कर दी। उसने पैर से कूड़ेदान खोला और बोतल उसमें फेंक दी। तब जाकर मेरी ट्यूबलाइट जली कि भैंस की आंख, उसने उसी बोतल से पानी पी लिया जिसे मैंने अभी अभी जूठा किया था। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिर मुझे याद आया कि उसके पहले भी कई आशिक रहे हैं, तो जरूर उसके इन लाल रसीले होठों ने न जाने कितने लड़कों को चूमा होगा। ये सोचकर ही मेरा मूड एकदम खराब हो गया
और मैंने मनी मन उस बंदी को गाली दी कि साला ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। उसने मेरी इस जली कटी और अजीब सी नज़र को अपने ऊपर महसूस किया और माथा सिकोड़ते हुए पूरी तरह से कंफ्यूज होकर मेरी तरफ एकदम पागलों की तरह घूर कर देखने लगी। उसने पूछा, क्या हुआ? अगर तुझे सच में भूख लगी है तो थोड़ी देर शांति से बैठ, क्योंकि मैं हवा से जादू करके तेरे लिए खाना पैदा नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। क्या तू 2 कौड़ी की मैगी भी नहीं बना सकती? मेरे अंदर उसके लिए बहुत तगड़ी वाली भड़ास थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उसकी वाट लगाने और उसे परेशान करने की कोशिश की, जिस पर वो बस एक जोकर की तरह मेरे मुंह पर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग गई। मैंने आज तक पानी भी गर्म नहीं किया है। अगर तू सच में मेरे हाथ का बना हुआ जहर खाना चाहता है तो फिर तुझे मरने से डर नहीं लगना चाहिए। मैंने उसे घूरा और अपना डब्बा वापस छीन लिया। मुझे अपनी जिंदगी इस तरह झंड नहीं करनी है, तू बस बाहर से खाना मंगा ले। ये बोलकर मैं सीधा अपने बाथरूम की तरफ निकल गया। अचानक से फोन बजने लगा और मुझे बहुत अजीब सी शर्म महसूस हुई। साला मैं यहाँ अंदर अपना काम निपटा रहा हूँ और इस पनौती को अभी ही कॉल करना था। स्क्रीन पर किसी अनजान का नंबर चमक रहा था। मैंने ज्यादा लोड नहीं लिया और सोचा कि ये फालतू का गलत कॉल होगा, इसलिए मैंने तुरंत उसे उठा लिया। तभी उधर से एक आवाज आई, क्या तुम झांग हे बोल रहे हो? ये उस डायन शेन यूयू की बहुत ही मीठी और सुरीली सी आवाज थी, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह कांप गया और अपनी ही थूक गले में फंसने से जोर से खांसने लगा। अरे तुम अचानक मुझे क्यों कॉल कर रही हो? उसने बड़े ही प्यार से पूछा। तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या अभी इस वक्त तुमसे बात करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो नहीं हो सकता है ना? मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ और मैं उसे अपनी टॉयलेट वाली लोकेशन नहीं बताना चाहता था। मैंने अपनी आवाज धीरे करके बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? वो पल भर के लिए रुक गई और फिर बोली, मैंने तुम्हें इससे पहले भी कॉल किया था, पर तुमने बिना कुछ सोचे मेरा कॉल सीधा काट दिया। फिर जब मैंने तुम्हें दोबारा मिलाया तो फोन लगा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने मुझे अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो। मैंने पूरी हैरानी में पढ़कर उससे कहा, क्या तुमने सच में मुझे कॉल किया था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये तुमने आखिर किस टाइम पर किया था? उसने तुरंत जवाब दिया कि बस 10 मिनट पहले तो मैं घोड़े बेचकर सो रहा था और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। पूरा का पूरा सीन मुझे एकदम साफ शीशे की तरह समझ आ गया। उस वक्त मेरे पास पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान मौजूद था और वो थी मेरी अपनी ही बीवी। इसके पीछे उसी का खुराफाती दिमाग है। ये बात समझने के लिए मुझे आइंस्टीन नहीं बनना था, सिस्टम पूरा हैंग था। नत्सुमी ने देखा शेन यूयू का कॉल आ रहा है तो उसने एकदम झटके से काटकर उसको ब्लैकलिस्ट मार दिया और मेरा फोन बिना किसी बात के छीन लिया था। क्या भसड़ मची! ये पक्का सबूत मिटाने का कोई खतरनाक गेम बजाने वाला सीन था। धत तेरी की! मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की ऐसा नीच काम कैसे कर सकती है। मेरा दिमाग दही हुआ। यही सब सोचते हुए मैंने तुरंत माफी मांग ली कि शेन मुझे माफ कर दो यार, वो सब मेरी दोस्त ने किया था। मेरा कट गया। उसकी मीठी आवाज एकदम प्यार से आई, कोई बात नहीं, मुझे पहले ही पता था कि वो तुम नहीं हो सकते। तुम कैसे हो? अब अपनी हालत बताओ, क्या सब एकदम ठीक है भाई? मैंने सुना है कि तुम्हारी पिटाई हुई है, क्या बहुत ज्यादा लगी है? तो इसका मतलब वो मुझे इतनी जल्दी में सिर्फ मेरी चिंता के मारे ही कॉल कर रही थी। दिल गार्डन गार्डन हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे अपना खास दोस्त मान लिया है, जिससे मुझे कतई जहर वाली खुशी मिली। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। मैं तुम्हें वॉलीबॉल हॉल में खोजने ही जा रहा था, लेकिन मेरी पनौती लगी थी और रास्ते में मुझे रोककर भसड़ मचा दी गई थी एकदम। उसकी आवाज अचानक से थोड़ी भारी और उदास सी हो गई और उसने कहा, मैंने सुना, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर तो भाई सख्त लौंडा पिघल गया और हवा टाइट हो गई। अगर मैंने तुम्हें ना बुलाया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? अगर कोई जिम्मेदार है तो वो वही है। उसी की वजह से उन पागल आशिकों ने मुझे पीटा है। क्या तुम सच में एकदम ठीक हो? अगर कुछ भी गड़बड़ है तो मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मेरा तो फ्यूज उड़ जाएगा और बवाल मच जाएगा। मैं तुम्हारी असली हालत जानना चाहती हूँ। मैं साफ देख सकता था कि वो सच में बहुत परेशान थी और उसकी बातों से मुझे ये पक्का यकीन हो गया। मैंने हंसते हुए कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ। सच में अगर मेरी वॉट लगी होती तो मैं अभी तुम्हारे साथ ऐसे बैठकर हंसी मजाक थोड़ी ना कर रहा होता। एकदम सही ना? वो ये सब सुनकर फाइनली रिलैक्स हो गई। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या मैं तुमसे एक और चीज पूछ सकती हूँ? अचानक से उसकी मीठी आवाज बहुत सीरियस और गहरी सी हो गई थी एकदम। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल पूछो। उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि वो कोई बहुत तगड़ी और बड़ी बात पूछने वाली है जो जरूरी है। क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ पूछेगी। शायद उसने भी सुन लिया होगा कि आज दिन भर क्या क्या कांड और बवाल मचा था मेरे साथ। उसका सबके सामने मुझे अपना पति बताना पक्का। अब तक पूरे स्कूल में आग की तरह फैल चुका होगा और मेरा सबके सामने तमाशा बन गया होगा। मैं थोड़ा हिचकिचाया कि इस पूरी भसड़ को कैसे समझाऊं। हालांकि वो मेरी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो मेरी मंगेतर जरूर है और यही सबसे बड़ा लोचा है आज। उसने बड़े प्यार से कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब बातें बताना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी। बस हमारा रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है जिसे समझाना मुश्किल है। मैंने अपना सिर रगड़ा क्योंकि मेरा माथा ठनक रहा था और मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था एकदम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपनी असली पहचान और उस चवन्नी छाप लड़की के साथ अपना रिश्ता बताऊं या नहीं। मैं बुरी तरह हकलाया। जहां तक गर्लफ्रेंड होने की बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अचानक से रुक गई और उसकी आवाज एकदम से बहुत ज्यादा नरम और प्यारी सी हो गई थी, कसम से। चलो मैं एक अलग तरीके से पूछती हूँ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मतलब एकदम रोमांटिक तरीके वाला प्यार। ये सुनते ही मेरी तो हवा टाइट हो गई थी गुरु।
बेशक मैं उसे पसंद करता हूँ, हम बचपन के दोस्त थे, एकदम परिवार के करीब। वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी और हमेशा मेरा पूरा ख्याल रखती थी। मैं उसे पसंद कैसे नहीं कर सकता, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यही सब दिमाग में रखकर मैंने एकदम सॉलिड और कड़क जवाब दिया था, पूरी तरह बिल्कुल नहीं, हमारा रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसने अचानक से बहुत ही धीमी और नशीली सी आवाज में कुछ ऐसा कहा जो बहुत गजब का था। तुम अभी कहाँ पर हो? क्या तुम्हारा बाहर आना पॉसिबल है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इन शब्दों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी और सिस्टम हैंग कर दिया मेरा तो एकदम से यार। ये बिल्कुल किसी आशिक की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं तो मीठी आवाज पर ही पूरी तरह से लट्टू होता हूँ। उसकी आवाज बहुत ही कोमल और शानदार थी। उसको इतने प्यार से ये कहते हुए सुनना कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसने सच में मेरे दिमाग का पूरा दही कर दिया था। उस वक्त एकदम से मेरी कल्पनाएं दौड़ने लगी। मैंने अपना सिर हिलाया। इतना ज्यादा मत सोचो भाई, शायद वो बस आमने सामने बैठकर कोई जरूरी बात करना चाहती होगी, और कुछ नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। बात करना चाहती होगी, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। चलो टाइम सेट करते हैं। इससे पहले कि हम टाइम पक्का कर पाते, अचानक से कुछ एकदम भारी बवाल हुआ। दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई। बाहर से उस चुड़ैल की चिढ़ाने वाली आवाज आई, झांग, हे तुम बहुत देर से अंदर बैठे हो, क्या अंडे दे रहे हो? बाहर आ जाओ जल्दी से एकदम। तुम अंदर कर क्या रहे हो? मैं डरा कि कहीं उसे पता न चले कि मैं दूसरी बंदी से बात कर रहा था। हवा टाइट हो गई। मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। फोन काटने के बाद मुझे याद आया कि मैं अभी भी टॉयलेट सीट पर बैठा था और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। शर्म के मारे मैंने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची, फिर फ्लश किया और अपना फोन जेब में छिपाकर एकदम फुर्ती से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। बिना किसी देरी के एकदम से बाहर वो हाथ बांधे खड़ी थी और मुझे एकदम शरारती नजरों से घूर रही थी। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया या अभी और टाइम पास करने का पूरा मूड है? मुझे लगा तुम टॉयलेट में गिर गए होगे। मैंने उसे घूरते हुए कहा कि तुम ही हो जो अंदर गिरी होगी। उसने बाथरूम के अंदर झांका और अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे गंदी बदबू आ रही हो। तो फिर तुम अंदर इतनी देर से क्या कर रहे थे? मैंने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा कि तुमसे मतलब तुम सारा दिन क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो, तुम्हारा पोपट बन गया है। उसने सूंघ कर देखा तो कोई खराब बदबू नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मुझे बाहर खींच लिया और बोली, जल्दी निकलो, मुझे भी बाथरूम यूज करना है। मेरी बैंड बज रही है गुरु, मैं मर रही हूँ। उसने भी बहुत सारा पानी पी लिया था। मेरी हरकतें थोड़ी धीमी थीं और मैं तभी अपनी जगह से हिला जब उसने मुझे पीछे से जोरदार धक्का मारा था। मैं थोड़ा सुन्न और खिसका हुआ सा लग रहा था। उसने मुझे एक एकदम शैतानी मुस्कान के साथ देखा और बोली, क्या तुम यहीं रुककर मेरा नजारा देखना चाहते हो टर्की इंसान? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं देखना चाहता। उसके ऐसे चिढ़ाने से मेरे उड़े हुए होश वापस आ गए और मैं वहां से तुरंत पतली गली से निकल लिया बिना कुछ बोले। उसने हंसते हुए मुझे देखा और फिर बाथरूम के अंदर चली गई। मैं वापस लिविंग रूम में गया और एक बार चेक किया कि वो अंदर है या नहीं। जब देखा कि वो अंदर है तो मैं छुपकर किनारे खिसक गया। मैंने अपना फोन निकाला, शेन को ब्लैकलिस्ट से हटाया और उसे पूरी सिचुएशन समझाते हुए एक लंबा सा मैसेज सेंड कर दिया था। सारी भसड़ समझा दी। उसने बहुत जल्दी से रिप्लाई किया कि क्या तुम दोपहर में बाहर आ सकते हो? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अभी स्कूल आना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम कहीं बाहर ही मिल लेते हैं। मैंने उस मैसेज को देखा और काफी देर तक सोचने लगा कि अब इसका क्या रिप्लाई दूं जिससे कोई रायता ना फैले। अभी तक खाने का ऑर्डर नहीं आया था। खाने के बाद मुझे कोई ना कोई तगड़ा बहाना ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उस ढक्कन लड़की की नजरों से बचकर चुपचाप बाहर खिसक सकूं एकदम आसानी से। समय बहुत ही कम था तो मैंने रिप्लाई किया, क्या स्कूल के बाद मिलना ठीक रहेगा? और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका बहुत ही प्यारा और मीठा सा जवाब आ गया जिससे मुझे एकदम शांति मिल गई। उसने कहा, बिल्कुल हम तभी मिलते हैं। जैसे ही मैंने उस मैसेज को पूरा खत्म किया, वो आफत की पुड़िया मतलब वो लड़की सीधे बाथरूम से बाहर आ गई थी। उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर मैंने अपने आप ही फोन को छिपा लिया और एकदम चोरों की तरह डरे हुए स्वर में कहा कि मेरे फोन की बैटरी एकदम से खत्म हो गई है। एकदम यार, मैं बस इसे चार्ज पर लगाने जा रहा हूँ। मैं जल्दी से बेडरूम की तरफ चला गया। उसने मुझे एक नजर देखा, लेकिन उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी ये समझना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। एकदम खाने की डिलीवरी बहुत फास्ट थी और 30 मिनट के अंदर ही आ गई थी। उस लड़की ने बहुत सारी अलग अलग चीजें ऑर्डर की थी और वो सबकी सब मेरी सबसे पसंदीदा खाने की चीजें थीं। सच, पेट भरकर खाने के बाद मैं एकदम शांति से सोफे पर लेट गया और अपने भरे हुए पेट को सहलाते हुए एक बहुत ही जोरदार डकार मारी मजे से। जब टाइम देखा तो पहले ही दोपहर हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मैं आज दोपहर की क्लास में नहीं जाना चाहता, तुम अकेले ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन लगा देना, बस ये बोल देना कि मुझे बहुत गंदी चोट लगी है और मुझे कुछ दिनों के लिए रेस्ट की जरूरत है। एकदम लीगल तरीके से क्लास बंक मारने का ये बहुत ही तगड़ा और शानदार बहाना था। वो बड़े वाले सोफे के एकदम दूसरे किनारे पे बैठी हुई थी, एकदम उसके हाथ में आईपैड था। उसने कहा, मेरा भी स्कूल जाने का मन नहीं है, मैं भी आज तुम्हारे साथ घर पर ही रुकने वाली हूँ एकदम। वो ऑनलाइन जड़ी बूटी वाले खाने की दुकान ढूंढ रही थी ताकि रात को मेरे लिए कोई बढ़िया सूप मंगा सके और मैं जल्दी से ठीक होकर बवाल करूं। वो अपने शू खानदान के शेफ को भी बोल सकती थी, लेकिन अगर उसके घरवालों को मेरी चोट के बारे में पता चलता तो पक्का रायता फैल जाता। और वो, तू भी क्लास नहीं जा रही क्या भाई? मेरी तो एकदम हवा टाइट हो गई। मैंने घबराते हुए कहा, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ घर पर मत रुक। मैं अकेला एकदम कड़क हूँ, तू अपनी क्लास जा नत्सुमी को। मेरा ये ड्रामा बहुत अजीब लगा और उसने मुझे एकदम शक भरी नजरों से घूरना शुरू कर दिया जैसे कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा हो। तू मुझे घर से बाहर निकालने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? मेरे पीठ पीछे कोई कांड करने का प्लान है क्या? जब भी मैं कोई चोरी करता हूँ तो मैं हकलाने लगता हूँ।
उसने अपना आईपैड नीचे रखा और अपनी कतई जहर आंखों को झपकाते हुए बोली, सच में कोई लोचा नहीं है ना? मैंने तुरंत अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई बहुत आज्ञाकारी कुत्ता अपने मालिक की बात मानता हो। अरे सच में यार, मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी क्लास मिस हो जाए। तू मेरी टेंशन मत ले और चुपचाप क्लास जा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, कोई डम नहीं। मैंने पूरे भौकाल के साथ अपनी छाती ठोक कर कहा, अगर वो यहाँ रुककर मुझ पर नजर रखती तो मेरा शेन यूयू से मिलने जाने का सारा प्लान चौपट हो जाता। मैं सोफे से कूदकर भागा। मुझे डर था कि कहीं वो और फालतू के सवाल ना पूछने लगे, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टडी की तरफ। यहाँ बहुत बोरियत हो रही है, अपना कंप्यूटर दे दे ताकि मैं कुछ गेम खेल सकूं। जब से मैं वापस आया हूं मैंने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया है और अचानक से मेरी उंगलियों में गेम खेलने की खुजली मचने लगी। रुक जा, वो एकदम से भाग कर आई और सीरियस शक्ल बनाकर मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई जैसे कोई बड़ी गुंडी। स्टडी रूम मेरा प्राइवेट इलाका है, तू अंदर नहीं जा सकता। मैंने एकदम चिढ़ते हुए उससे शिकायत की और बोला कि ये कैसा प्राइवेट इलाका है भाई, क्या छुपा कर मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, मुझे मत बता। मैंने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए बोला, जैसे मुझे उसकी सारी चोरी पहले से पता हो। क्या तूने अंदर कोई 18+ वाला खतरनाक कांड छुपा रखा है? उसने तुरंत मेरी उंगली पकड़ी और उसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए मुझे रोकने की पूरी कोशिश, और फिर मेरे माथे पर एक जोरदार टपली मारी और बोली, तेरा दिमाग कहाँ चलता है? वैसे भी ये स्टडी रूम मेरा इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलता। अगर मैंने कह दिया कि तू अंदर नहीं जा सकता तो मतलब नहीं जा सकता। खासकर मेरा कंप्यूटर तो तू बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, समझ गया? मैंने भी चिढ़कर बोल दिया कि ठीक है मैं नहीं जाता। अंदर एकदम कंजूस है तू, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई खजाना छुपा रखा हो। मैं पलटा और गुस्से में दरवाजा जोर से पटकते हुए अपने बेडरूम में घुस गया। उसने बस अपना सिर हिलाया और चुपचाप स्टडी रूम में चली गई। मैंने बेडरूम के अंदर जाकर अपना कान दरवाजे पर चिपका दिया ताकि बाहर चल रही किसी भी खुसुर फुसुर को आराम से सुन सकूं। जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो मैं समझ गया कि वो पक्का स्टडी में जा चुकी है। क्या मुझे अभी बाहर भागने का ये रिस्क लेना चाहिए? जब वो लिविंग रूम में नहीं है तो मैं बाहर निकल लूं, पर अगर मैंने ऐसा किया तो उसे तुरंत पता चल जाएगा अभी टाइम सही नहीं है। इससे उसे पक्का शक हो जाएगा और मेरा गेम ओवर हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। मुझे कोई सॉलिड बहाना सोचना पड़ेगा जिससे मैं एकदम सीना तान कर बाहर जा सकूं और उसे ये भी पता न चले कि मैं कहाँ गया। मैं उस बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पास गया और बाहर की कड़क धूप और उस खतरनाक ऊंचाई को देखने लगा। मैंने थोड़ा झुककर नीचे की तरफ झांकने की कोशिश की और हवा टाइट हो गई भाई साहब, ये तो 30 मंजिल से भी ज्यादा ऊपर है। इतनी ऊंचाई देखकर तो अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। अगर कोई मुझे सेफ्टी बेल्ट भी दे दे तो भी मैं से नीचे उतरने की जुर्रत नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूं, ये सोचकर मैंने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और एकदम चारों हाथ पैर फैलाकर किसी मरे हुए इंसान की तरह वहां पर लेट गया। खाना खाने के बाद नींद बहुत जल्दी आती है, इसलिए वहां लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और जब मैं दोबारा उठा तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कितना टाइम हो चुका है। दोपहर के 3 बज चुके थे। मैंने अपनी गर्दन चटकाते हुए अच्छी खासी अंगड़ाई ली और फिर बिस्तर से उठकर धीरे धीरे अपनी लिविंग रूम की तरफ जाने लगा और फिर मैंने स्टडी की तरफ देखा, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो अंदर सो गई है या फिर कोई ऑनलाइन गेम खेल रही होगी। अगर मैं अभी यहाँ से चुपके से कट लूं और 1 घंटे बाद वापस आ जाऊं तो उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी, है ना? ये प्लान एकदम कड़क है। मैंने अपना फोन उठाया और बिल्ली की तरह दबे पांव दरवाजे की तरफ गया और जितनी शांति से हो सकता था उतनी शांति से मैंने अपने जूते पहने ताकि कोई आवाज न आए। मैंने दरवाजे को एकदम धीरे से बंद किया। मेरा एक मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। जैसे ही मैं सक्सेसफुली बाहर निकला मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसको मैसेज टाइप करके बता दिया कि मैं रास्ते में हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैंने हाथ देकर एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठकर आराम से शांडे एकेडमी के लिए निकल लिया और ड्राइवर को बोला जल्दी चलो। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैंने अपने अपार्टमेंट से बाहर अपना कदम रखा उसी टाइम वो भी स्टडी रूम से बाहर आ गई। मैं कुछ ही देर में अपनी मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गया और एकदम कूल बनकर वहां पर कॉफी शॉप के सामने खड़ा हो गया और फिर मैं सीधा अंदर घुसा। ये जगह शांडे एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं थी, बस एक सड़क पार करते ही ये शॉप सामने आ जाती थी। वहां के सारे स्टूडेंट्स स्कूल खत्म होने के बाद यहीं पर टाइम पास करने आते हैं। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री ली मुझे कॉफी की एकदम कड़क और मस्त खुशबू आने लगी। मैं बस इधर उधर आंखें फाड़कर उसे ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा वो अपने हाथ हिलाकर मुझे बुला रही है। मैं अपनी किलर स्माइल के साथ गया और उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने पूछा क्या तुम काफी देर से मेरा वेट कर रही हो? उसने बड़े ही प्यार से मुझे मेन्यू पकड़ाते हुए कहा, नहीं मैं भी बस अभी आई हूँ। देखो तुम्हें क्या पीना है? ये जगह हमारे स्कूल के बच्चों में बहुत फेमस है तो पक्का यहाँ का टेस्ट एकदम बवाल ही होगा। मैंने भी कह दिया ठीक है, मुझे भी जोरों की प्यास लगी है। मैंने मेन्यू पलटा और ऐसे ही कोई भी रैंडम ड्रिंक ऑर्डर कर दी। फिर मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और मैंने सीधा उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे यहाँ कोई खास बात बताने के लिए बुलाया है? मैं बस जल्दी से बात खत्म करके वापस भागना चाहता था ताकि वो मुझे घर से बाहर छुपकर निकलने के जुर्म में रंगे हाथों ना पकड़ ले। उसने मेरी आंखों में देखा और एकदम प्यार से बोली, वैसे तुम मुझे शान शान भी बुला सकते हो। ये सुनते ही मैं एक पल के लिए एकदम सुन पड़ गया। उसे इस नाम से बुलाना मुझे थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल और क्लोज लग रहा था। उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और थोड़ी दुखी आवाज में बोली, मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा फील नहीं करते? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि बिल्कुल करता हूँ भाई। अचानक मुझे लगा कि मैंने जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही रायता फैला दिया है। मैंने तुरंत अपनी बात सही की
और एक मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाते हुए बोला। मेरी एकदम हवा टाइट हो गई थी कि कहीं वो मेरी बात का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। मुझे पहले लगा था कि इसके क्लोज जाना बहुत मुश्किल होगा और मुझे इससे दोस्ती करने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा, एकदम लोहे के चने चबाने जैसा काम होगा। इसलिए उसके मुंह से ये सब सुनकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो मेरी बात सुनकर एकदम सेटिस्फाई लग रही थी और मुझे देखते हुए उसकी आंखों में एक हल्की सी स्माइल दिख रही थी जो सीधे मेरे दिल पर लग रही थी। खैर, मैंने फालतू बातें छोड़ी और सीधा पॉइंट पर आते हुए उससे पूछा कि क्या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया था जो तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ पर बुलाया है? क्या कोई बहुत बड़ा बवाल या कांड हो गया है क्या? ये सुनते ही शेन यूयू ने अपनी कातिलाना नजरें मुझ पर टिका दी और उसकी वो सुरीली आवाज एकदम धीमे से पड़ी। पहले तो मुझे तुम्हारी चोट की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, पर अब तुम्हें इतना ज्यादा बवाल और एकदम जिंदा दिल देखकर लग रहा है कि तुम एकदम कड़क हो। उसने जो झूठी अफवाह सुनी थी उसके हिसाब से तो लड़कों की पूरी टोली ने मुझ पर हमला करके मेरा गेम बजा दिया था, जिससे मेरे हाथ में भयंकर चोट आई और बहुत सारा खून बह गया। कुछ नल्लों ने तो राई का पहाड़ बनाकर यह भी फैला दिया कि मेरे सारे पुर्जे हिल चुके हैं और मैं खून उगल रहा हूँ। हालांकि मैंने उसे फोन पर बता दिया था कि मैं एकदम रापचिक हूँ, पर उसे खुद अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करनी थी। मैं एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे लगा था वो कोई तबाही वाली खबर देगी, किसे पता था कि मामला मेरी सोच से एकदम उल्टा निकलेगा। फिर वो बोली, एक और चीज मुझे तुमसे अभी पूछनी है। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर वो जोर से हंस पड़ी। फिर उसने एकदम सीरियस होकर मेरी आंखों में देखा और सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, तुम्हारा नात्सुमी के साथ क्या चक्कर है? मैं बुरी तरह घबरा गया और अपना माथा खुजलाने लगा। मेरी हवा टाइट हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे घुमाऊं। मैंने अटकते हुए बोला वो, और मैं बस। मेरी फटी हुई हालत देखकर वो हौले से मुस्कुरा दी और बड़े ही आराम से बोली, तुम उस लड़की को काफी लंबे टाइम से जानते हो न? बात एकदम सच है ना मेरे दोस्त? शंदाए में अपना बोरिया बिस्तर लाने से पहले ही तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे और तुम्हारा बहुत तगड़ा बॉन्ड है। सही कहा ना? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा डायरेक्ट बात करेगी। मेरे तो एकदम तोते उड़ गए थे। मुझे समझ आ गया कि अब इस बात को छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी अचानक बगल से एक बहुत तेज और भारी आवाज गूंजी, ओए जियांग ही। ये आवाज मेरी जानी पहचानी थी, जिसे सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया और खून जम गया। मुझे तुरंत लगा कि वो पक्का आ गई है और उसने मुझे रंगे हाथों किसी दूसरी लड़की के साथ धर दबोचा। और उससे भी बड़ा सत्यानाश तो ये था कि मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन के साथ बैठा था। मुझे लगा कि आज तो मेरा पूरा गेम ही बच गया है। मैंने बहुत ही ज्यादा डरते डरते अपना सिर धीरे से पीछे की तरफ घुमाया, पर इससे पहले कि मैं उस इंसान का चेहरा ठीक से देख पाता, कोई एकदम से आगे कूदा और मेरा कंधा दबोच लिया। अरे ये तो सच में तू ही है। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का कोई लोचा है। हाँ हाँ, अच्छा हुआ मैंने आवाज मार दी, वरना आज तू पक्का मेरे हाथ से निकल जाता। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं एकदम से हैरान होकर पीछे मुड़ा और बोला, अरे मेरे भाई सॉन्ग जी, तू यहाँ इस खोपचे में बैठकर क्या गुल खिला रहा है? उसने मुझे घूरते हुए तुरंत जवाब दिया, साले ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू वापस अपने देश में कब टपक पड़ा ये तो बता। मुझे वापस लौटे हुए अभी बस कुछ ही दिन बीते हैं। मेरी हालत पूरी तरह ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बात को घुमाते हुए उसे एक छोटा सा ही जवाब दिया। वो लुखा लगातार मेरे कंधे पर अपना हाथ रखे हुए था और बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू अब यहाँ पर और कितने लंबे टाइम तक रुकने वाला है? वापस अमेरिका कब निकल रहा है? मैंने शंघाई में एडमिशन ले लिया है, तो अभी कुछ टाइम तक मैं इसी देश की हवा खाने वाला हूँ। पर मेरे दिल के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी कि जैसे ही उस बंदी से शादी का ये लफड़ा खत्म होगा, मैं पक्का वापस अमेरिका कल्टी मार लूंगा। सच्ची? तू कोई लंबी तो नहीं फेंक रहा ना? तूने सच में शंघाई में अपना जुगाड़ बिठा लिया है? खुशी के मारे उसने एकदम झटके से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला। मैं जोर से हंसा और उसकी पीठ थपथपाई। हाँ, एकदम 16 आने सच है। क्या ही बात है गुरु, अब तो मैं तुझे हर रोज क्लब में भसड़ मचाने के लिए बुला सकता हूँ। वैसे क्या उस लड़की को पता है कि तू वापस आ चुका है? हमारी दोनों फैमिली बहुत पुरानी दोस्त हैं, लेकिन मेरी और उसकी बॉन्डिंग उतनी तगड़ी नहीं है जितनी तेरी और उसकी है। हाँ, उसे मालूम है। उसकी बात निकलते ही मुझे अचानक सामने बैठी हुई बंदी की याद आई और मैंने बड़ी ही अजीब सी नजरों से उसकी तरफ घूरकर देखा। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो इस ड्रामे से बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रही थी। और ठीक तभी मेरे जिगरी दोस्त की नजर उस दूसरी लड़की पर पड़ी। वो साला मुझे देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने वहां बैठी उस बंदी को नोटिस ही नहीं किया था। जैसे ही उसने उसका कातिलाना चेहरा देखा, उसके तो फ्यूज ही उड़ गए और वो एकदम सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हकलाते हुए बोला, अरे शेन यूयू, तुम यहाँ जियांग ही के साथ इस तरह से एकदम चिपक कर क्यों बैठी हो? क्या चक्कर चल रहा है? मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई कि वो उसे जानता था, क्योंकि वो बंदी शंघाई के अंदर चलता फिरता बवाल और एकदम भौकाल है। पर समझ नहीं आ रहा था कि इस गधे के चेहरे के हाव भाव इतने ज्यादा अजीब क्यों लग रहे थे। उसका थोबड़ा तो पहले से भी कहीं ज्यादा लाल टमाटर की तरह चमकता हुआ दिख रहा था। फिर वो अचानक से मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गया और मुझे धक्का देकर एकदम साइड में खिसका दिया और एक आशिक की तरह उसे लगातार ऐसे घूरने लगा जैसे वो कोई चांद का टुकड़ा हो। वो जिस हवस भरी नजर से घूर रहा था, उसकी गर्मी मैं भी महसूस कर सकता था। मेरे दिमाग में तुरंत बत्ती जली, क्या इस छपरी लौंडे का उस बवाल बंदी पर दिल आ गया है? मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और एकदम फुसफुसाते हुए बोला, क्या तू अपनी इस फटी हुई आंखों को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है? तेरी ये ठरकी हरकतें बहुत ज्यादा साफ दिख रही हैं। ओए, मुझे सच सच बता, तेरा और इस बंदी का आखिर क्या गेम चल रहा है? तुम दोनों यहाँ बैठकर एक साथ ड्रिंक क्यों कर रहे हो? बता। मुझे ये मत बोलना कि तुम दोनों यहाँ किसी डेट पर आए हो
उसने मेरी तरफ एकदम रोतलू शक्ल बनाकर देखा, जैसे किसी ने उसका तगड़ा काट दिया हो। चुप कर और फालतू की बकवास मत पेल। मुझे लग रहा था कि माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, इसलिए मैंने उसे फटकार लगाते हुए कहा, तू अभी यहाँ से पतली गली से निकल ले, मैं तुझे बाद में सब समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ कोई भी नया रायता मत फैला और चुपचाप निकल। वो लुक्खा अपना मुंह लटकाते हुए बिना मन के वहां से खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुझे बाद में कॉल करूंगा, अपना ध्यान रखना, बाय। उसके वहां से कट लेते ही मैंने एक बहुत ही लंबी राहत की सांस ली और उस बंदी की तरफ देखकर बोला, यार इस फालतू के ड्रामे के लिए मुझे माफ कर देना। उसने प्यारी सी स्माइल दी और सिर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं, लोड मत ले, लगता है मैंने बिल्कुल सही तीर मारा था। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। उस नमूने की अचानक एंट्री से मेरे दिमाग का एकदम दही हो गया था। तुम और नात्सुमी तो बचपन के बहुत तगड़े वाले आशिक हो, सही कहा ना मैंने? उसने बहुत ही शांति से बोला और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो कहीं दूर खोई हुई है। उसकी ये बात सुनकर मेरे एकदम तोते उड़ गए। जब उसे पहले से सारे राज पता चल चुके थे तो मैंने भी हार मानकर सिर हिला दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे यही उम्मीद थी, मुझे पहले ही ये बात समझ जानी चाहिए थी। उसने एकदम दबी और बहुत भारी आवाज में ये कहा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहौल काफी अजीब सा हो गया था। तभी अचानक से मुझे उन दोनों लड़कियों की पुरानी और खतरनाक दुश्मनी याद आ गई। क्या मेरे चक्कर के बारे में जानकर वो मुझे घटिया इंसान समझेगी? उसने अचानक से बम फोड़ा और पूछा, क्या तुम प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर इसलिए इतनी बुरी तरह भड़के हुए थे क्योंकि उस गार्ड की नौकरी को लेकर तुम्हारा उसके साथ लफड़ा हो गया था? मैं शॉक था कि उसने बिल्कुल सही तुक्का मारा है, पर मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। एक आखिरी सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सच में बहुत ज्यादा गहरी और अजीब लग रही थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन सा सवाल? तुम दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? उसने तुम्हें अपना पति सिर्फ तुम्हारा बचाव करने के लिए बोला था। मुझे उसकी ये बात एकदम सही लगी, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। हाँ, सारा सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सोच रही हो। रही बात असली शादी वाले लफड़े की, तो मुझे उसका ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं लगी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हमें दुनिया वालों के सामने भूपू थोड़ी ना बजाना था। कुछ टाइम के बाद शायद शादी का ये तमाशा हमेशा के लिए एकदम खत्म हो ही जाएगा। उसके आंखों में चमक और मुस्कान वापस आ गई। ठीक है, मेरी पूछताछ खत्म हुई। उसने आगे बोला, तुम लोड मत लो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ दोस्त। सिर्फ उस लड़की के साथ तुम्हारे लफड़े की वजह से मैं तुमसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ने वाली। हम अभी भी जिगरी दोस्त हैं। ये बात सुनकर मेरी उतरी हुई शक्ल पर रौनक आ गई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसी वैसी बंदी नहीं हो। मैंने टाइम देखा और टेंशन के मारे मेरा माथा ठनक गया। मैंने घबराते हुए कहा, यार मुझे माफ कर देना, मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा। मुझे बाहर आए हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका है। अगर मैं वापस नहीं गया तो उस डायन को पक्का पता चल जाएगा कि मैं चुपके से बाहर खिसक कर आया हूँ। उसने हाँ में सिर हिलाया और वेटर को बिल लाने का इशारा किया। इस बार मैंने पैसे देने के लिए उसके साथ कोई भी फालतू बहस नहीं की। मैंने हंसते हुए कहा, अगली बार मैं अपने पैसों से तुम्हें फुल पार्टी दूंगा और सारा बिल मैं भरूंगा। उसको अचानक से कुछ याद आ गया और वो बोली कि मुझे इस वीकेंड वो नई वाली अंग्रेजी बवाल पिक्चर देखने जाना है, तू मुझे अपने साथ पक्का ले चलेगा। मैंने पूछा, क्या तू उसी धांसू मूवी की बात कर रही है? यार वो तो मुझे भी देखनी है। पक्का डन रहा, मैं ही तुझे ले जाऊंगा। फिर अचानक से मेरी खोपड़ी सटकी क्योंकि मुझे उसके आशिक की याद आ गई। मैंने कहा, क्या हम दोनों का ऐसे अकेले पिक्चर देखने जाना गलत नहीं होगा? लोग बिना बात के रायता फैलाएंगे। वो एकदम डम्ब होकर पूछने लगी कि इसमें गलत क्या है। तो मैंने भी झट से पूछ लिया कि क्या तेरा कोई छपरी निब्बा बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर उसे ये पता चला तो बिना बात का कबाड़ा हो जाएगा। एक काम कर, मैं तुझे टिकट के पैसे दे देता हूँ, तू अपने उसी आशिक को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाना। शेन यूयू मेरी ये बात सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई और फिर अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। मुझे उस बंदी का ये अजीब सीन बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। क्या वो मेरी बात मान गई इसलिए हंस रही है? पर मैं एकदम सख्त लौंडा बना रहा। अगर उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है तो मुझे फालतू के लफड़े से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसने एकदम सीरियस होकर मुझसे बोला कि सच तो ये है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर मैंने एकदम हवा टाइट होकर उससे पूछा कि क्या बकवास कर रही है। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, तो उसने एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल देते हुए मेरी तरफ देखा और फिर बोली कि मैंने कहा ना कि मेरा कोई आशिक नहीं है, इसलिए तू मुझे अपने साथ ले जा सकता है। भाई प्लान बदलने का कोई लोचा नहीं है, पर मेरा माथा ठनका कि तेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा तो फ्यूज उड़ गया। अगर ये बात सिर्फ कोई एक बंदा बोलता तो मैं मान लेता कि वो झूठ है, लेकिन ये बात सिर्फ सू शाओमन ने ही नहीं बल्कि नत्सुमी ने भी मुझे बोली थी। सुपर तो मुझे शक था, पर नत्सुमी की बात पर मुझे पूरा भरोसा था कि वो सही है। उसने अपनी नाक रगड़ते हुए एकदम शर्मिंदा होकर मुझसे कहा कि वो बॉयफ्रेंड वाली बात एकदम बकवास थी। मैंने वो सब जानबूझकर लोगों के सामने बोली थी। मेरी तो सिटी पिटी गुम हो गई। मैंने झट से अपना दिमाग दौड़ाया और तुरंत ये बात पकड़ ली। क्या तूने ये सारा झूठ उन आशिकों का पोपट बनाने के लिए बोला था जो तुझे प्रपोज करते थे? और धीरे धीरे सबने मान लिया कि ये सच है। तभी सब लोग बोलते थे कि उसका बॉयफ्रेंड कोई खूंखार इंसान है, जबकि उसका कोई वजूद ही नहीं था। उसने मुझे फौरन एकदम चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, ये बात सिर्फ तुझे ही पता है, इसलिए तू प्लीज किसी से भी मत कहना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया, पर मेरा अभी भी सिस्टम हैंग था। मेरी शक्ल देखकर उसने अपनी आंखें झपकाई और मुझे अजीब तरीके से देखने लगी। तू ऐसा लग रहा है जैसे तेरा बड़ा पोपट हो गया हो। मैंने फौरन अपना सिर हिलाया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सच में मेरा मूड खराब था क्योंकि मुझे उस छुपे रुस्तम और ओजी आशिक के बारे में जानने की ज्यादा खुजली मची थी। ये जानकर मेरा मोए मोए हो गया कि साला ऐसा कोई खौफ वाला बंदा था ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पोपट बना दिया हो।
फिर उसने बिना भसड़ मचाए मुझसे पूछा, तो क्या हमारा शनिवार को पिक्चर जाने का प्लान एकदम पक्का है? कभी कभी मेरी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ, इसलिए वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ गई। मैंने भी अपनी तरफ से सोचा चलो अब सब ठीक है, और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, पक्का डन है, फिर हम किसी सही टाइम पर साथ चलेंगे। लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी काम से निकलना है। जिंग यू ने मुझे एकदम फट्टू की तरह डर कर वहां से भागते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत क्यूट सी स्माइल आ गई थी। वापस अपने रूम पर पहुंचकर मैंने बिना कोई भसड़ मचाए बहुत ही आराम से दरवाजा खोला और एकदम शांति से बिना आवाज किए उसे चुपचाप वापस बंद कर दिया। मैं गेट के पास एकदम चोरों की तरह नीचे झुका और बिना किसी को खबर लगे एकदम शांति से अपनी चप्पल उतारकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से मेरे ऊपर एक बहुत ही खूंखार सा साया मंडराने लगा और ऊपर से किसी की एकदम खौफनाक और डरावनी आवाज मेरे दोनों कानों में गूंजने लगी। उसने मुझसे पूछा कि तू कहाँ खिसक लिया था। ये सुनकर मेरी तो हवा टाइट हो गई और मेरे पसीने छूट गए। मैंने एकदम डरते हुए बहुत ही आराम से सिर ऊपर उठाया। मैंने देखा कि नत्सुमी मुझे एकदम कातिलाना नजरों से घूर रही थी। मैंने अपनी फटी हुई हालत में हंसते हुए पूछा, तुझे कब पता चला कि मैं यहाँ नहीं हूँ? वो बोली, पूरे आधे घंटे पहले। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई शिकार हूँ और वो मेरा गेम बजा देगी। मैंने डरते डरते अपने पीछे से वो बैग बाहर निकाला और एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर बोला कि मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ खाने की खुजली मची, इसलिए मैं नीचे से कुछ लेने चला गया, पर उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं था। वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराई और बोली कि तू आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम तक गायब था। तू कौन सी दुकान पर गया था, जरा मुझे भी दिखा। वो सच में पास वाली दुकान का ही था, पर ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ओजी प्लेयर हूँ। मैं तो बस वापसी में उस दुकान के पास से गुजरा और मुझे भूख लगाई और वो बैग मेरे बहुत ही काम आ गया। अरे बाप रे, मेरा दिमाग उस टाइम एकदम रॉकेट की तरह फुल स्पीड में काम कर रहा था। मैंने उसे पेलते हुए कहा कि सीन कुछ ऐसा था कि रास्ते में मुझे एक बहुत ही मस्त कुत्ता मिल गया। वो कतई जहर लग रहा था। मैं कुछ देर उसके साथ मजे करने लगा और फिर सामान लिया। मेरी ये झूठी कहानी एकदम एक नंबर थी। मैंने मन ही मन खुद को शाबाशी दी कि मैंने क्या गजब का रायता समेटा है। नत्सुमी ने शक करते आंखें झपकाई और देखने लगी। एक कुत्ता? मैं तो यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ, पर मैंने आज तक उसे नहीं देखा। वो कितने साल का था और तूने उस कुत्ते का क्या नाम रखा था? उसका मालिक कोई आदमी था या कोई औरत? ये सब सवाल सुनकर मेरी तो खटिया खड़ी हो गई। भला मुझे इन सब फालतू बातों के बारे में कैसे पता होगा? कुछ सेकंड के लिए तो मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरी हवा टाइट थी। फिर मैंने अपना चेहरा एकदम सीरियस बनाया और फुल एटीट्यूड में उसे घूर कर देखने लगा। तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट खाना लाया और तू ऐसा बोल रही है? ठीक है, अब तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मैंने झूठा गुस्सा दिखाने की एक्टिंग की और उसे पीछे धकेल कर जाने लगा, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम बेचारी सी बनकर मुझे देखने लगी। तेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब क्यों रहता है? मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला कि मुझे तेरी बात पर शक है। मैं तो बस ऐसे ही मजे मजे में पूछ रही थी। तुझे चोट लगी है और तू मुझे बिना कुछ बताए इधर उधर धक्के खा रहा है। वो मुझे सोफे तक ले गई और मेरे हाथ से अपना बैग लेकर उसने टेबल पर रख दिया। क्योंकि मेरी पहले ही फटी हुई थी, इसलिए मैंने ज्यादा हवाबाजी नहीं की। मुझे डर था कि कहीं ज्यादा ओवर एक्टिंग ना हो जाए। जब हम ठूंस रहे थे तो अचानक मेरा फोन बजा और मैं सुन पड़ गया। मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये फोन शेनयू का तो नहीं है। मैंने फौरन नत्सुमी की तरफ देखा और मेरी खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि वो भी एकदम सीधे मेरी ही तरफ घूर रही थी। उसकी घूरती हुई नजरें एकदम किसी डायन जैसी खौफनाक लग रही थीं। वो मुझे ताना मारते हुए बोली कि तेरा फोन बज रहा है, क्या तेरा इसे उठाने का कोई इरादा नहीं है? उसकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं, जिसे देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैंने अपना फोन बाहर निकाला। वो सांगी का फोन था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई और मैंने चैन की सांस ली। मैंने उसे फोन की स्क्रीन दिखाते हुए बोला कि ये अजी है। वो पूछने लगी कि वो अचानक तुझे फोन क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर मेरे तोते उड़ गए। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं अभी उसी से मिला था तो उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि मैंने उस कुत्ते वाली बात पर उसे चूना लगाया है। मैं डर से एकदम हकलाते हुए बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मैं पहले अपना फोन उठाता हूँ। मुझे डर था कि कहीं वो सब ना बक दे, इसलिए मैं सोफे से उठ गया और पानी पीने का नाटक करते हुए फ्रिज की तरफ खिसक लिया। फोन उठाते ही सांगी की आवाज किसी मशीन गन की गोलियों की तरह मेरे कानों में जोर से बजने लगी। वो एकदम भड़कते हुए बोला कि जांग ही तेरे साथ ये क्या लोचा चल रहा है, और वो शेनयू का क्या सीन है? तू उस बंदी से कब और कहाँ जाकर मिला था? तू उस कॉफी शॉप में क्या गुल खिला रहा था भाई? क्या तू भी उस पर लट्टू हो गया? मैंने एक पल के लिए फोन कान से दूर किया। मैंने कहा, इतना ज्यादा हाइपर मत हो, थोड़ी शांति से बात कर, मैं बहरा हो जाऊंगा। वो बोला, तेरे कान एकदम सही हैं, पर यहाँ मेरा दिल टूट रहा है। क्या तुझे पता है कि मैं कब से उस पर फिदा हूँ? तू बीच में आकर मेरा गेम कैसे बजा सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इस पर हंसूं या रोऊं। ये लुक्खा तो सच में उस लड़की के प्यार में पागल है। मैंने छुपकर नत्सुमी को देखा और मौका पाते ही बेडरूम में घुसकर दरवाजा फौरन बंद कर लिया। भले ही मेरा ये कमरा एकदम साउंड प्रूफ था, पर फिर भी मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा कि तुझे हमारे मिलने वाली ये बात सबसे छुपानी ही होगी, वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तू ये बात किसी को मत बताना, और खास तौर पर नत्सुमी को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। सांगी ने डम होकर पूछा, पर क्यों भाई? अगली बार पक्का सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि उसको इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे तुम? हाँ भाई, एकदम सही समझ गया। तो फिर तुम्हारा और शेनयू का क्या सीन है? मैंने सब क्लियर कर दिया। हम बस अच्छे दोस्त हैं, अगर तुमको वो पसंद है तो बेझिझक ट्राई मारो एकदम। उसने बहुत भारी और उदास सी सांस छोड़ी। मैं कोशिश कर तो रहा हूं, पर कोई जुगाड़ फिट नहीं बैठ रहा। वो मेरी तरफ एक बार पलटकर भाव तक नहीं देती है।
मैं उसको इतने लंबे टाइम से चाहता हूँ और कभी किसी दूसरे लड़के के साथ अकेले नहीं देखा। मुझे याद आया कि हमारी पहली मुलाकात के टाइम वो कितनी ज्यादा रूड थी। वो लड़कों को रिजेक्ट करते टाइम बिल्कुल मुंह पर बेइज्जती कर देती थी। इसलिए सांजी का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। उसने फिर गहरी सांस ली। मुझे मालूम है कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं सिर्फ दूर से ही उसको देखकर अपना काम चला सकता हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था कि उसे पूरा सच बता दूं, पर मैंने राज छुपाने का पक्का वाला वादा किया हुआ था। मैं अपने जिगरी दोस्त को भी कुछ नहीं बोल सकता था, बस मन ही मन उसको सपोर्ट कर रहा था। फिर अगले दिन स्कूल में एंट्री लेते ही तगड़ा वाला शौक लगा, क्योंकि वहां का पूरा माहौल एकदम अजीब हो रखा था। हर कोई मुझे घूर रहा था और फुसफुसाकर बातें कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा महसूस होने लगा जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का बंदर हूं जिसे सब देख रहे हैं। जैसे ही मैं नोटिस बोर्ड के पास से गुजरा, सू जियाओ मैन दौड़कर मेरे पास आई और एकदम बोली, जियांग हे, जल्दी इधर आओ और देखो ये क्या बवाल हो गया है। मैंने घबराकर पूछा क्या हुआ, और फिर पूरी तरह कंफ्यूज होकर चलने लगा। बोर्ड के सामने जमा पूरी भीड़ मेरे वहां पहुंचते ही अपने आप साइड हट गई। मुझे अंदर से एकदम पनौती वाली फीलिंग आने लगी। मैंने आगे बढ़कर वहां देखा तो मेरे तोते उड़ गए। वहां मेरी और शेन यू की कॉफी शॉप वाली फोटो लगी थी। किसी नीच इंसान ने उसे एडिट करके एकदम रोमांटिक दे दी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। मैं एकदम सुन्न पड़ गया। ये घटिया हरकत आखिर किसने की है? उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये फोटो पूरे स्कूल के फोरम पर भी डाल दी गई है और हर क्लास के ग्रुप में भी है। अब मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और स्कूल का हर बच्चा सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। वो बेचारी डर के मारे आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसकी ये हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि लोग बहुत भयंकर रायता फैला रहे हैं। मेरी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। साला, ये किसने किया है? मेरी अभी उससे सिर्फ पहली मुलाकात हुई थी और हमने ऐसा कोई फालतू काम नहीं किया था। फिर अचानक से इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? उसने अपना माथा सिकोड़कर बहुत गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, मुझे पूरा शक है कि ये काम पक्का चेन वेई का है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो सबसे बड़ा विलन वही हो सकता है भाई। वो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या वो सस्पेंड हो गया? मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ एकदम लॉजिकल लग रहा था। उसने समझाते हुए बोला, तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है कि यहां से निकाला जाना कितनी बड़ी बात होती है। ये सीधे तौर पर किसी की इज्जत और स्टेटस का सिंबल माना जाता है, और अगर तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाए तो सारे अमीर लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं। और वैसे भी वो इंसान तो हद से ज्यादा घमंडी है, तो वो इतनी भयंकर बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये पूरी कहानी सुनकर मेरा दिमाग एकदम दही हो गया और मेरे सिर की नसें बहुत ही तेज दर्द से फटने लगी। सच में मुझे उस कमीने चेनवेई के सस्ते बदले की कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि जियांग आखिर ये क्या बवाल हुआ है। तभी अचानक से मेरे ठीक पीछे से नत्सुमी की एकदम ठंडी और कातिलाना आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही मेरा पूरा शरीर डर के मारे एकदम सुन पड़ गया और मैं तक नहीं पा रहा था। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मुड़कर उसे देख सकूं, इससे पहले कि वो नोटिस बोर्ड पर लगी फोटो देख पाती। तभी पास खड़े एक फालतू इंसान ने बिना बात की आग में घी डालते हुए चिल्लाकर कहा, जियांग हे ने आपको धोखा दिया है। सिस्टर जिया, आपका बहुत तगड़ा वाला पोपट कट गया है। ये कमीना छुपकर शेन यू के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। ऐसा 2 कौड़ी का लुक्खा इंसान आपके साथ रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसे अपनी जिंदगी से धक्के मारकर अभी तुरंत बाहर निकाल दो। सही बात है, ये ऐसा चालू प्लेबॉय हमारी सिस्टर जिया के स्टैंडर्ड को कभी भी मैच कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। यार, अगर आपने सिर्फ इससे ब्रेकअप करके इसे छोड़ दिया तो ये इस नीच इंसान के लिए बहुत हल्की सजा होगी। इससे तो सीधा स्कूल से ही बाहर फेंकवा दो। एकदम सही बोला, इसे यहाँ से धक्के मारकर निकालो। इस नालायक का तुरंत स्कूल से पत्ता कट होना चाहिए, तभी इसको इसकी औकात समझ आएगी। ये सारी फालतू बकवास करने वाले ज्यादातर लड़के ही थे। फिर उसने अपना माथा सिकोड़कर बहुत ही गुस्से में मुझसे पूछा, आखिर ये सब क्या भसड़ मच रही है? उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर लगी, उस फोटो पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके तेवर एकदम खूंखार कातिलाना हो गए। उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मुझे घूरते हुए दोबारा एकदम कड़क आवाज में पूछा कि ये सब क्या रायता फैला है? अल्फाज भले ही पहले वाले सेम थे, पर अब उनके पीछे का मतलब और धमकी पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये घटिया फोटो आखिर कब खींची गई? उसने एकदम सीरियस टोन में पूछा और उसकी नजरें दोबारा उसी फोटो पर जाकर टिक गईं। बदकिस्मती से उस फोटो के ठीक नीचे राइट साइड वाले कोने में डेट एकदम साफ लिखी हुई थी। जियांग हे, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेरी आंखों में धूल झोंकी उसकी बर्फीली आंखों में गुस्से की भयंकर आग एकदम साफ धधक रही थी। वो बस लगातार मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज में इतना भयानक खौफ था जैसे उसने दांत पीसते हुए जहर उगला हो। जिया जिया, प्लीज एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरा ऐसा कोई घटिया इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं सब कैसे एक्सप्लेन करूं, और मुसीबत ये थी पूरा सच उसके ठीक सामने रखा था। अब मैं सफाई में जो भी बोलता वो सिर्फ एक बहाना ही लगता। वो एकदम तेजी से चलकर बोर्ड के पास गई, उस फोटो को गुस्से में पूरी तरह फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद उसने वो सारे फटे हुए टुकड़े पूरी ताकत से सीधा मेरे मुंह पर दे मारे और बिना कुछ बोले बस बहुत ही ठंडी और खतरनाक नजरों से मुझे घूरने लगी। उसका सीना बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो अपने अंदर एक बहुत बड़े जलजले को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रही हो। आज मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि सच को कभी भी झूठ के कागज में छुपाकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी ये राज इतने गंदे तरीके से सबके सामने खुलेगा। कोई कमीना जानबूझकर मेरा गेम बजाना चाहता था ताकि वो मेरे और उसके बीच बहुत तगड़ी दरार डाल सके, और साला वो इस घटिया प्लान में पास भी हो गया। उसने एक बहुत ही चुभने वाली स्माइल दी। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि इस बार मुझे फिर से बेवकूफ बनाने के लिए आखिर कौन सा नया बहाना मारोगे।
तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई है? मुंह खोलो और जवाब दो मुझे। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने उसे इतने भयंकर खौफनाक गुस्से में देखा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया और मुझे सच में रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सफाई आखिर कहाँ से देना शुरू करूं। उसने गुस्से से अपना माथा सिकोड़ लिया और उसकी आंखों में सिर्फ तबाही वाली आग भड़क रही थी। उसके मायूस चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी है। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतने बड़े चालू नीच इंसान हो। अगर तुम मुझे अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहते तो आज के बाद मुझसे जिंदगी में कभी कोई बात मत करना। इतना खतरनाक डायलॉग मारने के बाद वो एकदम ठंडे और कातिलाना एटीट्यूड के साथ वहां से मुड़कर चली गई। मैं पागलों की तरह उसके पीछे चिल्लाता रहा। मैं सच में उसके पीछे भागकर उसे सारी बात समझाना चाहता था, उसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे वहीं रोक लिया गया। भाई, सुशाओमान ने मुझे पीछे खींचते हुए टेंशन में कहा, जियांग, हे रुक जा, अभी उधर जाना सही नहीं है, वहां का माहौल एकदम खराब है। अभी नत्सुमी की खोपड़ी सटकी हुई है, उसका फ्यूज उड़ा है। अगर तू वहां गया तो बिना बात के तेरा माथा ठनका देगी और सिर्फ डांट ही पड़ेगी। थोड़ा टाइम दे, उसको शांत होने दे, फिर आराम से समझा देना। पर मेरी हवा टाइट थी। मैंने घबराहट में अपने दोनों हाथ रगड़े और मेरे चेहरे पर एकदम साफ टेंशन और बेचैनी दिख रही थी। अभी उसके पीछे जाना एकदम ही बेकार है भाई, क्योंकि वो इस वक्त पूरे बवाल वाले गुस्से में है और किसी भी कीमत पर तेरी एक भी बात सुनने वाली नहीं है। ऊपर से सारा सीन उसके सामने है, सच एकदम खुला हुआ है। तो तू उसको किस मुंह से कैसे सब कुछ क्लियर करने वाला है, ये तो बता। मेरा भी दिमाग दही हो रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नत्सुमी को क्या बोलूं। सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि मेरे और उसके बीच शिन्यू के साथ कोई लफड़ा चल रहा था या नहीं, बल्कि मेन असली कांड यह था कि मैंने उससे झूठ बोला था और मुझे पूरा यकीन था कि उसका फ्यूज इसी बात पर उड़ा है और वो भड़की हुई है। फिर भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था यार। अगर वो गुस्से में है तो भी क्या इतना बड़ा बवाल काटना जरूरी था? ये तो बस एक छोटा सा झूठ था जिसे मैं माफी मांगकर आराम से सुलझा सकता था। क्या उसको सच में इतना भयंकर रायता फैलाना जरूरी था? उसका बर्ताव तो ऐसा था जैसे मैंने सचमुच में उसको बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो और कट गया हो। तभी अचानक से क्लास की घंटी बजी और सीन कट हुआ। उसने मुझसे कहा कि चल भाई, ज्यादा लोड मत ले, अभी फालतू में मत सोच और पहले अपनी क्लास के अंदर वापस चलते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद तू आराम से उसको पूरा माजरा समझा देना। मेरा दिमाग एकदम बुरी तरह मेज़ था और मेरे पास कोई और सही जुगाड़ वाला प्लान भी नहीं था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। लेकिन पूरी क्लास के दौरान मैं एकदम सन्न होकर बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक इंग्लिश टीचर ने मेरा नाम पुकारा और मुझे एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल दिया। उस वक्त मेरी दिमागी हालत एकदम खराब थी और फोकस तो जीरो था, इसलिए पढ़ते टाइम मैंने बीच की कई सारी लाइनें ही गायब कर दी और पूरा सत्यानाश कर दिया। कुछ भी सही नहीं था। ये क्या बकवास तरीके से पढ़ रहे हो, पूरा कबाड़ा कर दिया तुमने। ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम कोई 30 मार खां बन गए हो सिर्फ इस बात से कि तुम बाहर से पढ़ाई करके वापस लौट कर आए हो। अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक डम लूजर की तरह मत बिहेव करो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ और लेक्चर को ध्यान से सुनो। समझ में आया? टीचर की बातों में मुझे नीचा दिखाने वाली टोन साफ झलक रही थी। वो अपना बदला पूरा करके अंदर ही अंदर बहुत चौड़ में आ रही थी। वैसे मैं ऐसी फालतू बेइज्जती कभी नहीं सहता, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सीन चल रहा था कि मैं उसको कैसे सॉरी बोलूंगा, और इसी टेंशन के चक्कर में मैंने उस टीचर के घटिया एटीट्यूड पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर उस टीचर ने एक बहुत ही चालाक और डेढ़ शानी वाली स्माइल के साथ मेरी डेस्क पर उंगली मारी और पूरी क्लास की तरफ देखकर बोली, बच्चों, कभी भी इसके जैसे मत बनना और ये बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश कड़क है तो तुम्हें कभी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे नूब बच्चों, एग्जाम्स पास करना और नॉर्मल बातचीत करना दोनों एकदम ही अलग चीज़ें होती हैं। वो अपनी पूरी ज्ञान वाली बात खत्म भी नहीं कर पाई थी और मुड़कर वापस अपनी जगह की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से किसी ने बीच में पैर अड़ा दिया और वो बुरी तरह से उसमें उलझ गई। वो घमंड में सिर ऊंचा करके चल रही थी, उसे वो पैर दिखा ही नहीं। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरने ही वाली थी। गिरने से बचने के लिए उसने बहुत अजीब तरीके से दोनों तरफ की डेस्क को कसकर पकड़ लिया। एकदम ही रापचिक सीन हो गया था और क्लास में काफी सारे बच्चे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। इस बेइज्जती के मारे उस टीचर का चेहरा एकदम काला पड़ गया। जैसे ही वो संभलकर दोबारा सीधी खड़ी हुई, उसकी गुस्से वाली नजर सीधा सुशाओमान की तरफ जाकर टिक गई। उधर वो एकदम शरीफ और मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए अपने कंधे उचकाकर बोली, सॉरी टीचर, मेरा आपको गिराने का कोई ऐसा वैसा इरादा बिल्कुल नहीं था, मुझसे गलती हो गई। पर सच बताऊं तो उसने ये कांड पूरी तरह से जानबूझकर ही किया था। उसके होठों पर आई शातिर स्माइल सब कुछ बता रही थी और उसकी ये फालतू सी माफी एकदम झूठी और दो कौड़ी की लग रही थी। बोलने के बाद उसने हंसते हुए मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो अपना भौकाल दिखाकर मुझसे कोई इनाम मांग रही हो। ये सब देखकर उस टीचर का तो गुस्से से फ्यूज ही उड़ गया। उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया था, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए उसे अपना पूरा गुस्सा पीना पड़ा और वो दांत पीसते हुए बोली, अगली बार से जरा संभल कर रहना। टीचर को गिराना अलग बात है, पर अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती तो क्या होता? ये तगड़ी डांट लगाने के बाद वो टीचर अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस लड़की का पैर अभी भी बाहर की तरफ ही निकला हुआ था। उसने अपना पैर पीछे नहीं खींचा था। टीचर ने नीचे देखा और उसके पैर के ऊपर से कूदने की तैयारी कर ली। तभी अचानक लड़की ने एकदम सही टाइम पर अपना पैर पीछे खींच लिया। ये इंसानों का एकदम बेसिक रिफ्लेक्स होता है। जब तुम किसी को पैर पीछे हटाते हुए देखते हो तो तुम्हारे कदम अपने आप डगमगा जाते हैं और बॉडी का सिस्टम हैंग हो जाता है। इस अचानक हुए खेल की वजह से उस टीचर का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। इस बार वो खुद को नहीं संभाल पाई और सीधे धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी।
हा 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 हा। ये नज़ारा इतना ज़्यादा तमाशा बन गया था कि क्लास के बच्चे अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाए, और उनकी ये जोर जोर की हंसी उस टीचर के मुंह पर एकदम करारे तमाचे जैसी लग रही थी। घोर बेइज्जती के मारे उस टीचर का चेहरा एकदम कोयले जैसा काला पड़ गया। उधर उसने अपने मुंह से आवाज निकालते हुए बड़ी झूठी हमदर्दी के साथ कहा कि अरे मैम, आप इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हैं? मैंने तो आपको बचाने के लिए अपना पैर पीछे खींच लिया था, लेकिन आप फिर भी मुंह के बल गिर पड़ी। अब आप अपनी बेवकूफ़ी के लिए मुझे तो बिल्कुल दोष नहीं दे सकती है ना। ये सब देखकर मेरा तो शौक से फ्यूज ही उड़ गया था, और तब मुझे समझ आया कि वो मेरे लिए स्टैंड ले रही थी। उधर वो टीचर अपनी इज्जत बचाते हुए जैसे तैसे हड़बड़ा कर खड़ी हुई। बच्चों की हंसी ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। उसने क्लास खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत पतली गली से वहां से निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खोया था, और इतने में ही यहाँ ये पूरा बवाल हो गया। दूसरी तरफ वो लड़की अपना गेम बजाकर एकदम फुल चौड़ में आ गई थी। उसने पीछे मुड़कर अपने हाथ मेरी डेस्क पर रखे और मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मुझसे अपनी तारीफ सुनने का वेट कर रही हो, और बोली, क्या बोलती पब्लिक, कैसा लगा? मैंने तेरे लिए एकदम कड़क बदला ले लिया है। अब तू मुझे इसके बदले क्या देगा? आज लंच का पूरा खर्चा तेरा है। सच बताऊं तो मुझे पहले कुछ खास बुरा फील ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं बस बेबसी में मुस्कुरा दिया। उस टीचर को लग रहा था कि उसने मेरा कचरा कर दिया है, लेकिन मैं तो ख्यालों में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे उसका घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, क्या तूने उसका वो घमंड वाला मुंह देखा? मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं झेल सकती थी। जानबूझकर तेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी, और ऊपर से इतना चौड़ में आ रही थी। उसका एटीट्यूड देखकर मेरी नस फट रही थी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है यार, रिलैक्स कर। अब जो रायता फैल गया सो फैल गया। बस अगली बार से इतना ज्यादा ओवर मत करना, और थोड़ा संभल कर रहना। चूंकि वो लड़की पूरे दिल से मेरी मदद कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा रूड नहीं हो पाया, और मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं बोला। अगला पीरियड स्पोर्ट्स का था, और मैं सीढ़ियों पर बैठकर यही सोच रहा था कि मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए या नहीं। मैं इसी टेंशन में झूल रहा था। भले ही उसने मुझे उसे थोड़ा टाइम देने के लिए बोला था, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि जितनी जल्दी मैं सब साफ कर दूं उतना ही सही रहेगा। तभी अचानक से मेरी तरफ हवा में उड़ते हुए एक छोटी सी काली परछाई आई और सीधा मेरे माथे पर एकदम भयंकर तरीके से धड़ाम की बड़ी आवाज के साथ आकर पड़ी, जिसने मेरा दिमाग हिला दिया। वो एक बॉल थी जो जमीन पर टप्पा खाकर दूर लुढ़क गई। मैं ख्यालों में खोया था और दर्द के मारे मेरी जोर से चीख निकल गई। मैंने कहा, ये किसने मारा यार? तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी। एक लड़का भागकर मेरे पास आया और कैजुअल टोन में बोला। उसने बास्केटबॉल उठाई और चुपचाप वापस अपने कोर्ट की तरफ चला गया। मैंने अपना माथा रगड़ा। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था और चक्कर भी आ रहे थे, और मैं सोच रहा था कि मेरी किस्मत पर इतनी तगड़ी पनौती कैसे लग सकती है। सिर्फ अपने ख्यालों में खोए रहने की वजह से मुझे बिना बात के बॉल की मार खानी पड़ी। वैसे भी मेरा स्पोर्ट्स में जाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधा क्लास 11S में जाऊंगा और उसका हाल चाल लूंगा। पर जैसे ही मैंने अपना पक्का मन बना लिया, तभी अचानक से एक और काली परछाई उड़ते हुए आई और सीधा मेरे सिर पर एक बार फिर से जोर से टकराई। पहली बार वाले जोरदार झटके से मैं अभी तक ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि इस बार तो मेरी खोपड़ी एकदम सटक गई और आंखों के आगे पूरा भयंकर अंधेरा छाने लगा था। चक्कर आ रहे थे। खुद को गिरने से बचाने के लिए मैंने जल्दी से पास पड़ी, एक चीज को कसकर पकड़ लिया। तभी वो वही सेम लड़का दोबारा दौड़कर मेरे पास आया और बड़े मजे से बोला, मुझे माफ कर दो। एक बार तो गलती से लग सकती है, लेकिन 2 बार ऐसा होना पनौती नहीं बल्कि सीधा लोचा है। मैं इतना भी ढक्कन नहीं हूं जो समझ ना पाऊं कि यह जानबूझकर किया गया था। इससे पहले कि मेरा माथा ठनकता और मैं उस पर फटने वाला होता, सुशलमन दौड़कर वहां आ गई और उस लड़के की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुमने ये एकदम जानबूझकर किया है ना? बॉल से खेल रहे बाकी लड़के भी वहां तुरंत इकट्ठा हो गए और अपने चेहरे पर एकदम झूठी माफी का नाटक करते हुए बहुत ही ज्यादा मासूमियत से बोले, अरे माफ कर दो यार, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसे कोर्ट के बिल्कुल बगल में बैठने को आखिर किसने कहा था? ये तो एकदम लकड़ी के टुकड़े जैसा है। जब बॉल उड़कर इसकी तरफ आ रही थी तो ये हिला तक नहीं। सुशलमन ने उनकी बातें सुनकर एक ठंडी और खतरनाक हंसी हंसी और बोली, तुम खुद इतनी तेज आती हुई बॉल से बचकर दिखाओ। बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी और जियांग का तो वैसे भी पहले से दिमाग सुन था, वो कैसे बचता? किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल हालात में भी इतनी जल्दी रिएक्ट करना सच में बहुत मुश्किल होता है। वहां खड़े तमाशा देख रहे बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि इस जियांग हे को देख लो, ये बंदा भी सच में एकदम कतई जहर है। इतनी सारी लड़कियां हमेशा आगे पीछे घूमकर इसे हर चीज से बचाती रहती हैं। समझ नहीं आता कि ये एक साथ कितनी नावों पर सवारी कर रहा है। तभी तो सब इसे समंदर का राजा बुलाते हैं। इसने बहन शिया और शान शान दोनों को ही अपने जादू में फंसा रखा है। मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि आखिर उन्हें इस 1.5 में क्या खास दिख गया, और अब ये सुशलमन भी इसके पीछे। तुम सच में इसे पसंद तो नहीं करती हो ना? ये एकदम उस सेंट्रल एस बड़ी ई की तरह है जो हर किसी को बस ठंडी हवा देता फिरता है। तुम इसके साथ इतना अच्छा बनने के लिए क्यों मरी जा रही हो? उनकी ये बातें सुनकर मैं भीड़ पर चिल्लाया। मैंने गुस्से में अपने बगल में रखी बास्केटबॉल उठाई और पूरी ताकत से उस नल्ले लड़के के ऊपर खींच कर मार दी। वो बॉल सीधा जाकर उसके माथे पर लगी और वो इतनी जल्दी खुद को बचा नहीं पाया और जमीन पर गिरा। तभी मेरे आसपास खड़े सभी लोग मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि जियांग हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को भी ऐसे सरेआम पीटने की? तुम अपने दिमाग में ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालना कि अभी भी बहन शिया तुम्हारे साथ है। अब जब उसे तुम्हारी असली औकात पता चल गई है तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। तुम्हारा कट गया है भाई, समझे? अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या वो तुम्हारे पास आएगी?
मैंने एकदम ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी बेइज्जती करते हुए उसे बहुत ही करारा जवाब दिया। उस चवन्नी छाप लड़के ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से पलटकर वार करूंगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन पलटकर बहस करने के लिए उसके पास एक भी शब्द नहीं बचा था। मैंने उसका तगड़ा मजाक उड़ाते हुए हंसा। जैसी तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल है ना, अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लो तब भी नात्सुमी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। इसलिए तुम्हारे पास अब सिर्फ मुझसे जलने और मेरी तरक्की देखकर रोने के अलावा कुछ नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने उस फट्टू को पूरी तरह इग्नोर मार दिया और उन बाकी लड़कों की तरफ मुड़ा जो काफी देर से मेरे बारे में फालतू की बकवास पेल रहे थे, और उन्हें अपनी औकात दिखाते हुए पूरे भौकाल और एटीट्यूड में बोला, हाँ मैं हैंडसम हूं और मेरा स्वैग अलग। मेरे अंदर वो चार्म है जिससे मैं लड़कियों को अपने लिए पागल बना सकता हूं। तो इसमें बुरा क्या है? तुम जैसे लुक्खों की शक्ल देखकर मुझे सिर्फ दया आती है। जलते रहो तुम मुझसे। तुम सब जलन के मारे पूरी तरह पागल हो चुके हो। मेरा मूड पहले से ही भयंकर खराब था और ये लोग मुझे उकसा रहे थे। क्या उन्हें लगा था मैं फट्टू हूं? अरे ओ छपरी, तुझसे कौन जलने लगा? चैंग है तू, आखिर खुद को समझता क्या है? कौन तेरे जैसे बेकार इंसान से जलन महसूस करेगा? अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। तेरे जैसे ठरकी प्लेबॉय की यहाँ किसी को कोई भी परवाह नहीं है। तू कोई तोप चीज नहीं है। ये सब देखकर सु शाओमन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और बहुत ही जोर से चिल्लाकर बोली, बस करो, अब बहुत हो गया। मैंने उन लड़कों की तरफ देखा और उन्हें उकसाने के लिए एक खतरनाक स्माइल दी। तो फिर अब चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि नात्सुमी कभी भी मेरे साथ नहीं रहेगी? तो अब मैं तुम सबको अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि वो मुझे कितना ज्यादा खास मानती है। मैं तुम सभी लोगों को जलन के मारे तड़पा तड़पाकर मार डालने वाला हूं। मेरी इतनी बड़ी बकवास सुनकर वहां खड़े लगभग हर एक इंसान को यही लगा कि मैं बस फालतू में बड़ी बड़ी फेंक रहा हूं। तभी अचानक से एक लड़की जो सु शियाओमन को अच्छे से जानती थी, वो हमारे पास दौड़ते हुए आई और अपना फोन दिखाते हुए बोली, मैंने सारा कांड रिकॉर्ड किया है। ये देखो, इन लोगों ने चैंग हे को एकदम जानबूझकर मारा था। ये बात सुनते ही बॉल से खेल रहे उन सभी लड़कों की हवा टाइट हो गई और वो घबराकर हकलाते हुए बोले, फालतू बकवास मत करो, ये सब बस गलती से हुआ था। बॉल कहाँ जाएगी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सु शियाओमन ने वो फोन लिया और उसे सीधा मेरी आंखों के सामने लाकर रख दिया। हम दोनों ने साथ में वीडियो देखा। वो पूरी वीडियो 10 मिनट से भी ज्यादा लंबी थी और अभी उस हिस्से पर चल रही थी जहां मुझे बॉल लगी थी। उसमें साफ दिख रहा था कि जिस लड़के ने बॉल फेंकी थी वो फेंकते समय घूरकर सीधा मेरी ही तरफ देख रहा था। ये सब देखकर सु शियाओमन का फ्यूज उड़ गया। मुझे एक बार मारने के बाद उन लड़कों ने दोबारा ऐसा करने से पहले एक दूसरे को देखकर कमीनों जैसी स्माइल दी थी। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? सु शियाओमन ने गुस्से में फोन उन सभी लड़कों की तरफ घुमा दिया। ये सब देखकर उनके चेहरों का रंग उड़ गया और किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें चेन वेई की तरह स्कूल से बाहर निकाले जाने का बहुत भयंकर डर था। माफी मांगो सु, शियाओमन ने उनकी तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए एकदम कुत्ते की तरह उन पर भौंकते हुए कहा। वो सारे लड़के अभी भी माफी मांगने से पीछे हट रहे थे और एक दूसरे की शक्ल ताक रहे थे। उनमें से कुछ लड़कों की सु शियाओमन का वो खूंखार एटीट्यूड और उसके परिवार का तगड़ा भौकाल देखकर ही हवा टाइट हो गई थी, इसलिए वो डर कर माफी मांगने के लिए नीचे झुक गए। अचानक से एक लड़के ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और बहुत ही चौड़ में आकर बोला, कोई भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कैसी माफी, हमने इसे मारा है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई है? अब इस नल्ले के पास बड़ी बहन शिया का कोई भी सपोर्ट नहीं बचा है तो हमें इससे फालतू में डरने की क्या जरूरत है? हालांकि सु शियाओमन का परिवार बहुत अमीर था, लेकिन इस एस क्लास में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा तगड़ा और खतरनाक था। इस लड़के का परिवार भी रुतबे में सु शियाओमन के परिवार के एकदम बराबर था, इसलिए वो उससे बिल्कुल नहीं डरता था। वो पहले से ही मुझसे बहुत नफरत करता था और जब कोई मुझे सबक सिखा रहा था तो उसने खुशी से उनकी मदद कर दी थी। लेकिन वो लड़का जो मुझसे माफी मांगना चाहता था वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि मैंने अभी अभी उन सबके सामने एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक वाला चैलेंज दिया था यार। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नात्सुमी ने पहले भी मेरे लिए चेन वेई को सरेआम बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था और उन फट्टू लड़कों को इतनी खौफनाक सजा दी थी। ये सब सोचकर उस लड़के की अब हवा टाइट होने लगी थी। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी हालत चेन वेई जैसी हो। असल में उन्होंने मुझे बॉल सिर्फ इसलिए मारी थी क्योंकि वो मुझे खाली बैठा देखकर अपनी जिंदगी की सारी झल्लाहट और गुस्सा मेरे ऊपर निकालना चाहते थे। भाई लोग समझे, उन्हें लगा था कि अगर वो इसे एक छोटा सा एक्सीडेंट बनाकर दिखाएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन साला किसने सोचा था कि मैं पलटकर इतनी बुरी तरह वार करूंगा और ये मामला इतना भयंकर बवाल बन जाएगा। उन सभी लड़कों ने घबराते हुए एक दूसरे की शक्ल देखी। वो शायद अपने दिमाग में यही सब सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने वाले उस लड़के को पूरी तरह इग्नोर मार दिया था। वो सब के सब मेरे सामने झुक गए और बोले, हमें माफ कर दो, हम गलत थे, हम उम्मीद करते हैं तुम हमें माफ करोगे। इससे पहले जब वो माफी मांग रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, लेकिन स्कूल से निकाले जाने के भयंकर खौफ ने अब उनकी माफी को एकदम सच्चा और सीरियस बना दिया था। मेरे भाई लोग, चूंकि मुझे 2 बार चोट लगी थी और बहुत चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं इस फालतू के तमाशे को खींचना नहीं चाहता। मैंने अपने हाथ से इशारा करके उन्हें बताया कि सब ठीक है। जियांग हे, क्या तुम सच में इन सबको इतनी आसानी से ऐसे जाने दोगे? इस बार सु शियाओमन उन लड़कों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं आराम से नीचे बैठा और उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फोन दे दिया। मैंने उस वीडियो को अपने फोन में भेजकर उसे एडिट किया। मैंने वो क्लिप काटा जहां मैं मार खाते हुए एकदम बेचारा और जोकर लग रहा था। फिर उसको नात्सुमी को भेज दिया और मैसेज लिखा, देख मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब है, अब अपना गुस्सा थूक दे।
मैंने मैसेज के आखिर में एक ऐसा रोता हुआ इमोजी चिपका दिया जिसमें एक बंदा जलकर पूरा कोयला बन चुका था, ताकि उसे सच में लगे कि मैं अंदर से कितना दुखी और परेशान हूँ। सू शाओमन को बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली टेंशन हो गई थी कि कहीं चोट से मेरे भेजे की नस ना फट जाए, इसलिए वो जबरदस्ती जिद करके मुझे स्कूल वाले क्लिनिक के अंदर ले आई। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था तो मैं चुपचाप उसके पीछे चल दिया। अगर प्यार करने से पहले ही मेरा दिमाग दही हो गया और मैं पागल बन गया तो मेरा बहुत भारी नुकसान होगा। हम अंदर क्लिनिक पहुंचे। बड़ी ई की ठंडी हवा पड़ी और उस जानी पहचानी सी जगह को देखते ही मेरे दिमाग में पुरानी यादें एकदम से फिर से पूरी ताज़ा हो गई। मुझे अचानक से वो वाला दिन याद आ गया जब उसने सबके सामने मेरा स्टैंड लिया था। मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आने लगी। पता नहीं वो अब भी गुस्सा करके बैठी है या नहीं। जियांग हे, अचानक से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ ने मेरे ख्यालों की दुनिया में सीधा दखल दिया और मेरा ध्यान तोड़ा। मैंने बहुत ज़्यादा हैरानी से अपना सिर उठाकर उस तरफ देखा। मैंने अपने सामने उस सोंग जी को देखा। मैंने उससे पूछा, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? वो एकदम आराम से क्लिनिक वाले बेड पर आधा लेटकर मजे से अपने फोन में गेम बजा रहा था। उसकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी बीमार है। उसने एकदम शर्मिंदा होने वाली हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो यहाँ बस आराम फरमाने आया था, क्या तेरी भी खटिया खड़ी हो गई? और ये लड़की कौन है? उसने टेंशन में खड़ी शाओमन को ध्यान से देखा और अपना 1.5 शाना वाला खुराफाती दिमाग लगाते हुए एक भौकाल वाली अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखकर अपनी आईब्रो ऊपर नीचे करके मजे लेने लगा। शर्म से उसके कान एकदम लाल हो गए। वो घबराकर धीरे से बोली, मैं डॉक्टर को लाती हूँ, और वहां से तुरंत पतली गली से निकल गई। सोंग जी के अंदर की खुजली अब एकदम 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी और कुछ ही मिनटों में वो लड़की उस डॉक्टर को अपने साथ लेकर वापस आ गई और उसने डॉक्टर को वो सारा फालतू तमाशा सच सच बता दिया जो मेरे साथ हुआ था। डॉक्टर ने चेकअप शुरू करने से पहले मुझे पीने के लिए थोड़ा सा ग्लूकोज दिया और बोला, ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरे भेजे में कोई चोट नहीं लगी है, तो बस थोड़ा आराम कर। तुम्हें आज दोपहर वाली क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज तुम्हारे लिए एक मेडिकल लीव लिख देता हूँ, लेकिन आगे से अपना थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बास्केटबॉल सीधा तुम्हारे सिर पर आके लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला सीन हो सकता था। मैंने भी बिना कोई रायता फैलाए एकदम चुपचाप जवाब दिया, मैं अच्छे से समझ गया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाओमन ने फाइनली राहत की सांस ली। तभी डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम सच में बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी अच्छी और तुम्हारा इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाली एक एकदम रापचिक सी बंदी मिली है। तुम अपनी बंदी से कहो कि वो मेरे साथ आके सर्टिफिकेट ले ले। ये सुनते ही उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया, लेकिन उसने डॉक्टर की बात का विरोध बिल्कुल नहीं किया। मेरा दिमाग थोड़ा सा लेट चला। इससे पहले कि मैं उस डॉक्टर को समझा पाता कि वो लड़की मेरी बंदी नहीं है, वो दोनों वहां से बाहर निकल चुके थे। तभी बगल से एकदम जोरदार आवाज आई। सोंग जी ने अपनी आंखें एकदम बड़ी करते हुए फुल हैरानी से पूछा, क्या वो सच में तेरी बंदी है? भाई तू तो एकदम लेजेंड निकला। तुझे वापस आए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने लड़की भी पटा ली। मैंने बहुत मनहूसियत वाली स्माइल दी और उसे बोला, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, कोई कपल नहीं है। वो बस डॉक्टर को गलत फहमी हो गई थी। क्या तू इतनी सी नॉर्मल बात नहीं समझ सकता है, साले 1.5 शाने? उसने एकदम खुराफाती वाली स्माइल दी और बोला, हाँ भाई मैं सब समझ सकता हूँ। क्या तूने नहीं देखा कि वो तेरे लिए कितना ज्यादा हवा टाइट होकर भयंकर टेंशन में थी? मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। मैं ये बात नहीं मान सकता कि वो तुझ पर लट्टू नहीं है। मैंने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा, तुझे जो सोचना है सोच, मेरी पहले ही वॉट लगी हुई है और मेरी हालत खराब है। मेरा दिमाग दही मत कर और मुझे परेशान करना बंद कर दे। वो बोला, ठीक है मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, और उसने जिप लगाने वाली एक्टिंग की। अपने होठों के ऊपर ठीक 10 मिनट के बाद वो लड़की अपने हाथ में एक प्लास्टिक का थैला लेकर वापस आ गई। वो सीधा मेरे बेड के पास आई और मेरी तरफ एकदम प्यारी सी स्माइल करते हुए उस थैले में से एक एक करके अपना लाया हुआ सारा का सारा सामान बाहर निकालने लगी। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाने पीने का जुगाड़ करके लाई हूँ, इसमें एक सैंडविच, दूध और भी बहुत कुछ है। तुम देख लो कि तुम्हें इनमें से क्या पसंद है। अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद है तो मैं बाहर जाकर कुछ और खरीद लाऊंगी। खाने का नाम सुनते ही मेरी आंखों में अलग चमक आ गई और मैं फुर्ती से बेड पर बैठ गया। नल्ला सोंग जी तुरंत अपने बेड से उछलकर मेरे पास आ गया और बोला, मुझे भी खाना है। उसने झपट्टा मारकर सैंडविच छीन लिया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं अपना सैंडविच वापस ले सकूं। मुझे भी वो सैंडविच खाना है, तो कुछ और खा ले, वहां पर और भी तो बहुत सारा आइटम पड़ा हुआ है। वो बोला, नहीं मुझे बस सैंडविच ही चाहिए चुपचाप से, ये मुझे दे दे। वो मुझे दे, मैं उसे खाऊंगा। वो बोला, मैंने इसे पहले उठाया है, तुझे इतना स्लो होने को किसने कहा था? मैंने बोला, भाई मैं यहाँ मरीज हूँ, तू मेरी हालत नहीं देख रहा है क्या? तू मुझे इतना सा सैंडविच भी नहीं दे सकता शाओमन? हम दोनों की ये भसड़ एकदम सुन्न होकर देख रही थी। हमारे इस ड्रामे से साफ पता चल रहा था कि हम जिगरी दोस्त हैं। शाओमन को बहुत अच्छे से पता था कि वो सोंग जी आखिर में कौन है। उसका परिवार इस शहर के 4 सबसे बड़े और अमीर खानदानों में से एक था। उसकी औकात नहीं थी कि वो उनसे मुकाबला कर सके। फिर भी मैं उसके इतने करीब था, और जिस तरह नात्सुमी ने सबके सामने मेरा स्टैंड लिया था, ये सब देखकर शाओमन को अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसे सारी की सारी सच्चाई समझ आई। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम दोनों काफी अच्छे और बहुत क्लोज दोस्त हो ना? मैं थोड़ी देर के लिए रुका और सीधा उसकी आंखों में देखा। तब तक सोंग जी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और एकदम बत्ती सी दिखाते हुए बोला, मैं और ये हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हम दोनों एकदम ऐसे जिगरी भाई हैं जो बचपन में एक ही पैंट पहनकर एक साथ खेल कूद कर ही बड़े हुए हैं। हालांकि शाओमन को इस बात का पहले से शक था, लेकिन यह जवाब सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन था।
मैंने भी हल्की सी स्माइल दी और बोला, हाँ बात तो सही है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने अपने अंदर ही अंदर एक बहुत दर्द भरी और फेक स्माइल दी, क्योंकि पहले उसे सच में यही लगता था कि मैं किसी बहुत आम और गरीब परिवार से आया हूँ। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं अमेरिका से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन फिर भी सभी लोग ज़्यादा होशियार और टॉपर बच्चों को सीधा गरीब या नॉर्मल बैकग्राउंड का मान लेने की बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और इसके अलावा किसी ने मुझे कभी भी किसी महंगी और लग्जरी कार में आते जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन सब ने अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने थोड़ा गिल्ट में आकर बोला, शाओमन मुझे माफ़ कर दो, मेरा मकसद जानबूझकर तुमसे ये सब छुपाने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसने पूछा, क्या तुम और वो ज़ुज़िक्सी भी बचपन के ही दोस्त हो? असल में शाओमन अंदर से यही बात जानना चाहती थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी सोंगजी ने बगल से अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बीच में बोला, वो दोनों एक दूसरे को उसी दिन से जानते हैं जब वो दोनों इस दुनिया में पैदा हुए थे। उन दोनों का रिश्ता एकदम अलग ही लेवल का है। जैसे ही उसने वो भौकाल वाली बात बोली, शाओमन के चेहरे का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब और डरा हुआ हो गया और वो एकदम धीरे से बोली, अच्छा तो ये सब पीछे का असली वाला सीन है। थोड़ी देर और बकवास करने के बाद शाओमन ने अपनी क्लास में वापस जाने का प्लान बनाया और बोली, मैं छुट्टी के बाद तुम्हें फिर से देखने आऊंगी, तुम लोग शांति से अपना आराम करो। मैंने उससे बोला, कोई भी टेंशन नहीं है, तुम अपनी क्लास में वापस जाओ। मैंने उसे बाय बोला और अपना हाथ हिलाया। उसके वहां से कल्टी मारते ही वो सोंगजी मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सी नजरों से घूर कर देखने लगा। क्या तूने इस बात पर ध्यान दिया कि वो लड़की अभी कितनी ज्यादा मायूस और दुखी लग रही थी? जैसे ही उसने तेरे और ज़ुज़िक्सी के रिश्ते के बारे में सुना, उसकी शक्ल एकदम ऐसी हो गई थी जैसे कि, मैं कैसे बताऊं, जैसे अचानक से उसका दिल टूट गया हो और उसका कट गया हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई और बोला, तू जो मर्जी है वो खा ले, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी फालतू का रायता मत फैला।